अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हलाकू खान के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि हलाकू खान ऐसा जालिम और जाबर हुक्मरान था कि जिसने जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर दी थी और जिसका नाम लेते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। हलाकू खान के बाप का नाम तलोई था, जो कि चंगेज खान का बेटा था। चंगेज खान बजाते खुद एक अजीमुशान लीडर था और इसने मंगोलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। हलाकू खान की पैदाइश सन 1213 ईस्वी में हुई और हलाकू खान की पसंदीदा बीवी का नाम याकूस खातून था। याकूस खातून एक क्रिश्चियन लड़की थी और कहा जाता है कि हलाकू खान ने भी याकूस खातून की वजह से क्रिश्चियन मजहब को अपना लिया था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि मरने से पहले हलाकू खान ने बुद्धिज्म मजहब को अपना लिया था, जो कि याकूस खातून की मर्जी के खिलाफ था। कोए के मुकाम पर बुद्धिस्ट टेम्पल की तामीर इस बात का यकीन दिलाती है कि हलाकू खान ने मरने से पहले बुद्धिज्म मजहब अपना लिया था। और हलाकू खान के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम मांगू तैमूर, हबाका खान और तकुदार हैं। हलाकू खान के बड़े भाई मांके खान ने 1253 में द ग्रेट खान का ओहदा संभाला और 1255 में मांके खान ने हलाकू खान को एक बड़ी फौज का चार्ज देते हुए हुक्म दिया कि मगरबी एशिया में जितनी भी मुसलमान रियासतें बाकी बचती हैं, इनको तबाह करके इन पे कब्जा कर लिया जाए। और इसी तरह हलाकू खान बहुत बड़ी फौज के साथ मगरबी एशिया में मुस्लिम रियासतों पर कब्जा करने की नीयत से निकल पड़ा और जिसके नतीजे में इसने ईरान, बगदाद और सीरिया जैसी बड़ी बड़ी रियासतों पर कब्जा किया। मोंके खान ने हलाकू खान को सख्त हदायत की थी कि जो मुल्क आपके सामने हथियार डाल दे उसे नरमी से पेश आओ और जो मुल्क आपके सामने हथियार ना डाले उसे सख्ती से पेश आओ, चाहे वहां पे जुल्म की इंतहा कर दो। हलाकू खान ने उसकी आखिरी बात पे अमल किया और दुनिया को खून के आंसू रुला दिया। हलाकू खान इस्लामी दुनिया पे कब्जा करने के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी फौज के साथ मार्च कर रहा था और इसी वजह से इसने आसानी से ईरान पर कब्जा कर लिया और हलाकू खान का अगला बड़ा टारगेट बगदाद था। और 1257 में हलाकू खान फिर से बहुत बड़ी फौज के साथ बगदाद पे हमला करने के लिए निकल पड़ा और बगदाद पहुंचकर उसने खलीफा अल मुक्तसीम को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन खलीफा अल मुक्तसीम ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और फिर हलाकू खान ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने खलीफा अल मुक्तसीम के मशीर अबू अल कुमा को गद्दारी करने पे उकसाया, जिसकी वजह से बगदाद की फौज बहुत कम कर दी गई और इस तरह बगदाद पर कब्जे का मंसूबा बनाया गया। और फिर सन 1258 में मंगोल फौज चाइनीज जनरल गवा खान की सरपरस्ती में बगदाद पर हमलावर हुई। बगदाद हर तरफ से दीवारों में घिरा हुआ था, इसलिए उस पे कब्जा करना इतना आसान न था और गवा खान ने बड़ी टारों पे चलने वाली मंजलीकें तैयार की और हमले में तेजी कर दी और 5 फरवरी को बगदाद की एक दीवार गिरा के इस पे कब्जा कर लिया गया। जिसके बाद खलीफा ने हलाकू खान से मिलने की पेशकश की, लेकिन हलाकू खान ने खलीफा की पेशकश मुस्तरद कर दी। 10 फरवरी 1258 को खलीफा ने हथियार डालते हुए खुद को हलाकू खान के हवाले कर दिया और 13 फरवरी 1258 को मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हो गई और वहां पे मौत का समा था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे, खून की नदियां बह रही थी। बगदाद की आधे से ज्यादा फौज को सरेआम मौत की सजा दी गई और इनके सर तन से जुदा कर दिए गए। खून बहाने का ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा और उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद को भी तबाह कर दिया गया और कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी की सारी किताबें दरियाए तिगलस में फेंक दी गईं और इसी की वजह से दरिया का पानी कई महीनों तक काला रहा। और तारीख दानों के मुताबिक बताया जाता है कि बगदाद की फतह के बाद तकरीबन 12 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। मंगोल फौज ने मस्जिदों को शहीद कर दिया, शहरियों को लूट लिया और हॉस्पिटल्स को मसमार करके रख दिया और खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जिंदा रखा था ताकि पूरे बगदाद की सारी तबाही वो अपनी आंखों से देख सके। और जब बगदाद को मुकम्मल तबाह कर दिया तो उसके बाद खलीफा को भी मार दिया गया और यूं बगदाद पर हलाकू खान का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया और इसने यहाँ पे जुल्म बर्बरियत और तशद्दुद की रकम कायम कर दी। और बगदाद की फतह के बाद 1259 में मंगोल फौज ने सीरिया का रुख किया और 1260 में मंगोल फौज ने क्रिश्चियंस की फौज को अपने साथ मिलाया और सीरिया पर हमला कर दिया और बहुत आसानी से सीरिया पर कब्जा कर लिया गया। इस दफा क़यामत का वो मंजर सीरिया की गलियों में नजर आ रहा था। हर तरफ खून बहाया जा रहा था, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था, मुसलमानों के सर तन से जुदा किए जा रहे थे
सीरिया पर हमले से पहले वहां के हुक्मरान अन-नसीर यूसुफ इंतहाई ताकतवर और मशहूर शख्सियत थे और जिसकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ सीरिया बल्कि दूसरे ममालिक में भी थे। और 1260 में हलाकू खान ने अन-नसीर यूसुफ को भी मौत के घाट उतार दिया और इसी तरह हलाकू खान ने मजीद रियासतों को फतह करने का रुख जारी रखा। ये जालिम और सफाक हुक्मरान जिस जिस इलाके से गुजरता वहां जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर देता और रही सही कसर मंगोल फौज निकाल देती। वो शहरियों के पास जो कुछ भी बचा था सब लूट कर ले गए। सीरिया और बगदाद को फतह करने के बाद उसने फलस्तीन का रुख किया और उस वक्त के फलस्तीन के हुक्मरान का नाम ममलूक सुल्तान था। और फिर हलाकू खान ने ममलूक सुल्तान को धमकी अमेज खत पहुंचाया जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि फलस्तीन को हमारे हवाले कर दो और अगर आप फलस्तीन को हमारे हवाले नहीं करते तो इसका हाल भी सीरिया और बगदाद जैसा होगा। लेकिन ममलूक सुल्तान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। हलाकू खान हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था कि उसे मालूम हुआ कि उसका भाई मांके खान जो द ग्रेट खान का ओहदा संभाले हुए था उसका इंतकाल हो गया है और द ग्रेट खान की सिलेक्शन के लिए उसे मंगोलिया वापस जाना होगा। और हलाकू खान वापस जाकर इलेक्ट होकर द ग्रेट खान के ओहदे पर फाइज हो गया। और दूसरी तरफ ममलूक सुल्तान ने दूसरी इस्लामी रियासतों का बदला लेने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी और जिसके नतीजे में एक बड़ी फौज तैयार की और हमले की तैयारी शुरू कर दी। और 1260 में इसे खबर मिलती है कि मंगोल फौज दरिया जॉर्डन को पार कर चुकी है। ये सुनते ही ममलूक सुल्तान ने एक बड़ी फौज के साथ वादी जदरील का रुख किया और इसी तरह जलूद के मुकाम पर दोनों अफवाज आमने सामने हुई और ममलूक सुल्तान ने हिट एंड रन की मनसूबाबंदी से हमला किया और हमला करने के फौरन बाद वहां से फरार हो गए। ये एक मनसूबाबंदी के तहत था ताकि मंगोल अफवाज इनका पीछा करें और एक मुकाम पे इन्हें घेरा जा सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मंगोल फौज इनका पीछा करते हुए पहाड़ियों तक आ गए और यूं ममलूक सुल्तान की फौज ने इन पर हमला कर दिया। और इस तरह मंगोल फौज ने बहुत कोशिश की कि इस हमले से बच के फरार हो सके, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके और यूं मंगोल फौज को पहली दफा सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानब हलाकू खान द ग्रेट खान का ओहदा संभाले हुए था। ममलूक सुल्तान के साथ जंग के दौरान उसने तमाम मुस्लिम रियासत के उलमा को इकट्ठा किया और अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। और उलमा इकराम जब हलाकू खान के सामने पेश हुए तो हलाकू खान अपने घोड़े पे बैठा हुआ था और इसके हाथ में एक लीमू था। वो बार बार लीमू को ऊपर उछालता और कैच करता, ऊपर उछालता और कैच करता। और तमाम उलमा इकराम को मुखातब करके उसने कहा कि आज पुकारो अपने खुदा को जो तुम्हें मेरे जुल्म से बचा सके। हलाकू खान की ये बात सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा कि हलाकू अपने आप पे इतना गरूर ना करो, ऐसा ना हो कि ये लीमू जब तुम हवा में उछालो और लीमू के वापस आने तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह काबिज हो चुकी हो। ये बात सुनते ही हलाकू खान के जिस्म पे लर्जा तारी हो गया और लीमू हाथ में आने की बजाय नीचे जा गिरा। और जैसे ही हलाकू खान लीमू उठाने के लिए नीचे हुआ तो उसका घोड़ा भाग निकला। हलाकू खान का पाँव घोड़े की नाल में इस तरह फंसा कि वो निकल ना पाया और घोड़ा इतनी स्पीड में दौड़ रहा था कि हलाकू खान का सर पत्थरों और चट्टानों से लग लग के वो शदीद जख्मी हो गया। और फिर काफ़ी अरसा मफलूज रहने के बाद हलाकू खान अपने खालिक हकीकी से जा मिला और यूं दुनिया से एक जाबर जालिम और सफाक हुक्मरान का खात्मा हो गया। दोस्तों, बाज़ तारीखदान ये भी बताते हैं कि मंगोल फौज उस वक्त शराब की बजाय इंसानों का खून भी पिया करती थी और तकरीबन पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाली मंगोल सल्तनत को बहुत लंबा अरसा ना चल सकी और बाहमी इख्तलाफात की वजह से तबाह हो गई।